वेलकम टू साइंस स्टडी अड्डा। मेरा नाम है हिमांशु मिश्रा। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा करंट डेंसिटी। क्या पढ़ाऊंगा? करंट डेंसिटी। इसके पहले मैंने आपको करंट पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी। तो देखिए करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी किसी पॉइंट पी पर होता है, किसी एरिया। करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट is current per unit area around that point current per unit area around that point provided current is perpendicular to the area। करंट क्या होना चाहिए? एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे ये हमारा ये एरिया हो गया, जिसका क्रॉस मान लीजिए ये कोई एरिया है और ये कोई पॉइंट पी है। अब इसके अराउंड करंट डेंसिटी हमें निकालना है, तो ये करंट क्या होना चाहिए? हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया के। तो ये क्या हो गया? मतलब जैसे हमारा ये एरिया हो गया, तो करंट कैसा जाना चाहिए? ऐसे जाना चाहिए, परपेंडिकुलर। हमेशा कैसा जाना चाहिए? परपेंडिकुलर। ठीक है। तो यहाँ से हमने जे कितना आ गया। यहाँ करंट डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? जे से। करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? जे से। जे इजकल टू आई अपॉन ए। करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय जे। करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय जे। जे से डिनोट करते हैं करंट डेंसिटी को। ठीक है। अब इसमें है अपने पास एवरेज करंट डेंसिटी। क्या है? एवरेज करंट डेंसिटी। एवरेज करंट डेंसिटी। एवरेज करंट डेंसिटी क्या होता है? मान लीजिए कोई पॉइंट पी था, उसके अक्रॉस ये डेल्टा ए एरिया है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है। कितना कर रहा है? डेल्टा आई फ्लो कर रहा है, पास कर रहा है। डेल्टा आई करंट पास हो रहा है। ठीक है। तो एवरेज करंट डेंसिटी कितना हो जाएगा? एवरेज करंट डेंसिटी होता है जे एवरेज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए। ये एवरेज करंट डेंसिटी हो गया, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए। इसी में अगर मुझे पूछ लिया जाए इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी तो इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी क्या होता है? जो हमारे पास जो एरिया है, ये जो डेल्टा ए है हमारे पास, क्या है ये? डेल्टा ए। ये जो डेल्टा ए एरिया है और यहाँ कोई कहीं पॉइंट पी है, इसको हम क्या करें? जीरो टेंड करा दें। क्या करते हैं? जीरो। एकदम डेल्टा ए को हमने क्या कर दिया? जब हम एकदम जैसे हमारा कोई पॉइंट पी यहाँ पर है, अभी ये एरिया है, इसको हम जब ऐसे टेंड कर देंगे, मतलब ये एरिया एकदम जीरो कर देंगे, तो एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर हम पहुँच जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? लिमिट इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा? जे limit delta A tends to 0 delta I upon delta A, which is J is equal to DI upon DA। ठीक है। ठीक। अब यही चीज अब सेकंड केस इसमें आता है, केस 2 जो है इसमें, कि करंट इज नॉट perpendicular to area के परपेंडिकुलर ना हो, यदि तब इफ करंट इज नॉट परपेंडिकुलर टू एरिया। इस केस में मतलब इसमें समझ सकते हैं आप, जैसे ये हमारा एरिया ए है, अब करंट ऐसे जा रहा है। करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? ये हो गया। अब ये परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल बना रहा है एरिया के साथ। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हमारा एरिया वेक्टर कैसा होता है? हमेशा आउटवर्ड होता है। हमेशा कैसा होता है? आउटवर्ड होता है। जैसे हमारा एरिया ये है, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो तो ऐसे होगा, ये एरिया वेक्टर होगा, उससे हमेशा परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। कैसा होगा? परपेंडिकुलर, ऐसे।
ठीक है। अब तो देखिए, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो कंपोनेंट, जो एरिया वेक्टर का, ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया, एरिया वेक्टर का जो कंपोनेंट करंट के डायरेक्शन में लाई करेगा उस एरिया कंपोनेंट को हम ले लेंगे। जैसे हमारे पास ये हमारा एरिया वेक्टर आ रहा है, ये एक मिनट, ये हमारा एरिया वेक्टर आ रहा है, ठीक है, ये ए वेक्टर है। अब इसी में हमने क्या किया, हमारा जो ये है करंट का डायरेक्शन क्या है, ये हमारा करंट हो गया। अब ये इनके बीच कुछ एंगल होगा थीटा, तो जो इसका एरिया वेक्टर का जो कॉस कंपोनेंट होगा वो करंट के डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। तो बस अब करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी, जे एवरेज करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी, जे एवरेज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगी, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए कॉस थीटा। तो एवरेज करंट डेंसिटी हमने क्या निकाल लिया, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए कॉस थीटा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए कॉस थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब इसी में अगर इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी इस केस में निकालना है तो जे इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा, जे इंस्टेंटेनियस, अब इंस्टेंटेनियस निकालना है, इंस्टेंटेनियस, तो जे इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट डेल्टा ए टेंस टू 0 डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो डी आई इक्वल टू हो जाएगा जे इंटू डी ए कॉस थीटा, जे इंटू डी ए कॉस थीटा, ठीक है, जे इंटू डी ए कॉस थीटा। नहीं समझ में आ रहा तो ये देखिए अभी इसको, जे इंटू डी ए कॉस थीटा, जे इंटू डी ए कॉस थीटा, ये आ गया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ ना, तो जे वेक्टर भी एक वेक्टर है, डी ए भी क्या है, एक वेक्टर है, तो डी आई वेक्टर कितना हो जाएगा, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो डी आई वेक्टर कितना आ गया, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब इसी को हमने क्या करना है, इसका दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन ले लें तो डी जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब दोनों तरफ तो आई कितना आ गया हमारा यहाँ से, इंटीग्रल ऑफ जे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। ये हमारा आ गया क्या, वैल्यू आ गई आई की, कितना होगा करंट कितना होगा। अब यहाँ पर इंटीग्रल क्यों नहीं हटा, क्योंकि जो जे वेक्टर है वो एरिया का फंक्शन है, तो जैसे जे कितना हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस 3a, कुछ भी हो सकता है, जे इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर समथिंग, कुछ भी हो, एरिया तो कुछ भी हो सकता है, के टर्म में हो सकता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई इंटू आई, या कुछ इस टर्म में, किसी भी टर्म में हो सकता है, तो इसलिए हम इसको इंटीग्रल हटेगा नहीं, ठीक है। अब हमारे पास एक केस आता है कि करंट डेंसिटी इन केस ऑफ कंडक्टर, करंट डेंसिटी इन केस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के केस में करंट डेंसिटी क्या होगा, तो देखिए जे इक्वल टू हमने क्या बताया, आई अपॉन ए। अब आई को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जे इक्वल टू हमने क्या कहा, आई अपॉन ए। आई क्या होता है, वी अपॉन आर, ओम्स लॉ से आई हो गया वी अपॉन आर इंटू 1/a। अब आर कितना होता है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए से कैंसिल हो गया, तो जे इक्वल टू यहाँ से आ गया वी अपॉन रो एल।
अब V कितना है, E इंटू एल, V कितना है, E इंटू एल अपॉन रो एल, एल से एल भी कैंसिल हो गया, तो V इक्वल टू आ गया E अपॉन सॉरी J इक्वल टू आ गया, J इक्वल टू कितना आ गया, J इज इक्वल टू आ गया E अपॉन रो, और 1 बाय रो कितना होता है, सिग्मा, 1 बाय रो कितना होता है, सिग्मा, तो J इक्वल टू सिग्मा E। अब रो क्या है, रजिस्टिविटी है, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये आ गया हमारा करंट डेंसिटी इन केस ऑफ कंडक्टर, J इक्वल टू सिग्मा E, J इक्वल टू सिग्मा E। इसी को हम पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं, J इक्वल टू सिग्मा E, ठीक है। अब हमें दे दिया जाए, मान लीजिए करंट डेंसिटी निकालना है कि हमारे पास करंट डेंसिटी कैन also be characterized in streamlines। मान लीजिए हमें कुछ स्ट्रीमलाइंस दे दी जाए, तो अब हमसे पूछा जाए कि यहाँ हमें स्ट्रीमलाइंस दे दिया जाए, ठीक है। अब करंट डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी कहाँ कम होगी ये पूछा जाए, तो हम ये बता दें जहाँ पर स्पेसिंग ज़्यादा है, यहाँ स्पेसिंग ज़्यादा है तो यहाँ करंट डेंसिटी कम होगी, यहाँ स्पेसिंग कम है तो यहाँ करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी। हायर द स्पेसिंग, लोअर विल बी द करंट डेंसिटी, लोअर विल बी द करंट डेंसिटी। तो जो सकरा एरिया है वहाँ करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जो वाइडर एरिया है वहाँ करंट डेंसिटी कम होगी। तो इसको हम ये अगर याद करने के लिए रखें तो ऐसा कर सकते हैं कि करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिंग बिटवीन स्ट्रीमलाइंस। स्पेसिंग बिटवीन स्ट्रीमलाइंस, ठीक है। ये हो गया करंट डेंसिटी का, ठीक है। और इसमें हाँ अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट Similarly, direction of current density is same as direction of electric field at any point. Electric field at any point, ठीक है। और एक और चीज आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया करंट डेंसिटी के डायरेक्शन की बात हो गई। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ये सब हम पढ़ना है, रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये सब चीज़ पढ़ना है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह ये सब पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।